हाँ जी, अभी हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है जी, हेनरीज लॉ है। वो क्या डिक्टेट करता है? डिक्टेट करता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे हम? पहले उसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, फिर मैं आपको रिलेशन बताता हूं। हेनरी लॉ कुछ भी नहीं है, एक स्पेशल केस है किसका? राउल्स लॉ। अभी प्रूव करूंगा। ठीक है। डेफिनेशन पहले क्या बोलती है कि मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जस्ट सॉलिबिलिटी की टर्म्स में बात करते हैं। मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, कितना गैस डिजॉल्व होगी लिक्विड के अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्विलिब्रियम। जब उन गैस और लिक्विड के बीच में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आओ, तब कितनी गैस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व थी वो होता है। उसको कौन स्पेसिफाई करता है? हेनरीज लॉ। M mass of gas dissolved is directly proportional to pressure. What is P over here? This is the equilibrium pressure. ठीक है जी। अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हटा देता हूं, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन के आ जाती है सामने, M इक्वल टू Kp। ये कि हेनरी कांस्टेंट कुछ और है। ठीक है जी, ये बताता हूं। अगर मान लो मिक्सचर ऑफ गैसेस थी, ठीक है, तो मान के चलते हैं जो मिक्सचर ऑफ गैस के आइडियली बिहेव कर रहे हैं। आइडियल गैसेस क्या होती हैं? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? जीरो। मतलब हर गैस अपना प्रेशर लगाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है। अब क्या होगा? मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या होगा? इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पर्टिकुलर डायरेक्टली फॉर मिक्सचर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, फॉर मिक्सचर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in equilibrium with liquid at particular temperature directly proportional to the partial pressure of the gas। वहां पे क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। कितनी मोल फ्रैक्शन होगी लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करेगा उसके पार्शियल प्रेशर के ऊपर। ठीक है जी। पूरा प्रेशर नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ उसी गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अगर ये इक्वेशन कब आती है? जब आपकी क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैस रहती है। ठीक है जी। मिक्सचर ऑफ गैसेस में से उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है? ये कहां पे? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। ये कहां पे है? पार्शियल प्रेशर उसी चीज का। ठीक है जी। अब देखो, ये कुछ भी नहीं है। देखो कितना पार्शियल प्रेशर लगा सकता है। राउल्स लॉ क्या बोलता था? कितने वेपर बन सकते हैं? जितने उसकी मोल फ्रैक्शन होगी। कितने वेपर बन सकते? जितने वेपर होंगे। और वेपर प्रेशर क्या था? प्रेशर एक्सर्टेड एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम वर्ड का इंपॉर्टेंस लग गया, इक्विलिब्रियम आना चाहिए यहाँ पे। यानी कि पार्शियल प्रेशर जो कि उस लिक्विड के वेपर एक्सर्ट करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट थिंग। यही था ना, राउल्स लॉ तो यही बोलता था ना, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये भी चीज पीए, ये चीज तो बिल्कुल सेम आ गई ना। इसलिए हेनरी लॉ राउल्स लॉ का स्पेशल केस ही है। यहां पे पीए नॉट होता है, यहां पे केएच होता है। दिस केएच इज योर हेनरीज कांस्टेंट, दिस इज योर हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है जी। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बनती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी गैस डिजॉल्व होगी डिपेंड करता है कितना प्रेशर वो गैस लगा सकती है, उससे ज्यादा डिजॉल्व होगी। और राउल्स लॉ क्या बोलता था? कितना प्रेशर लगा सकता है, जितना मोल फ्रैक्शन होगी उतनी उड़ के ऊपर आ सकती है। समझ लगी? यानी कि हेनरी लॉ इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ। बट हम यहां पे क्या मान के चल रहे हैं? जो हमारे जिस चीज को हम कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? गैसेस को कंसिडर कर रहे हैं। ये पार्शियल प्रेशर किसका है? गैस का है। ठीक है जी। सारे लिक्विड का नहीं, किसका है? गैस का है। ये फर्क है थोड़ा सा, इसीलिए स्पेशल केस बोल रहा हूं। ठीक है। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगी तो M की जगह क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और P की जगह क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। आप देखो, जब ये इक्वेशन लिखी है तो मैंने K किस वाली साइड पे लिखा है? P वाली साइड पे। ये लिखा है तो मैंने कहां पे लिखा है? K किसकी तरफ लिखा है? ये हेनरी कांस्टेंट XA के साथ लिखा है, मोल फ्रैक्शन वाली साइड पे लिखा है। ठीक है। तो एक होता है KH इज इनवर्स ऑफ K। ठीक है, ये बात नोट करना। क्लियर है? क्योंकि तो उल्टा डायरेक्शन में आ जाएगा ना वो। ये वैसे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं है, बस इसका इनवर्स ही होता है।
लिखने की बात ही, आप यही क्वेश्चन याद कर लो यार कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सेम नहीं है। देखो पीए एक्सए पीए एक्सए, यहां पे पीए नॉट है, यहां पे के एच, इसलिए हेनरीज लॉ क्या है? स्पेशल केस है किसका? राउल्ट्स लॉ का। ये दो डेफिनेशन है उसकी। मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नहीं भूलना यहाँ पे वर्ड, ठीक है जी। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज थी, मिक्सचर ऑफ गैसेज में मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in the mixture. मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, ये एक्स है कहां पे? लिक्विड के अंदर, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई है? क्लियर है? अब ये देखो हम क्या मान के चले, सबसे पहली असम्पशन हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो गैस है वो क्या बिहेव कर रही है? आइडियली बिहेव कर रही है। क्योंकि आपको पता मिक्सचर ऑफ गैसेस में वो अपना जितना प्रेशर लगाना वो लगा रही है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। उसका इंटरेक्शन है कि नहीं है? ये कब होता था? जब गैसेस क्या होती है? आइडियली बिहेव करती है। तो आइडियली कब बिहेव करती हैं गैसेस? आपने पढ़ा हुआ है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कब होगी? जब वो बहुत दूर दूर होंगे। कब गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं? एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर हाई करोगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी? मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा होगी, दूर दूर रहेंगे। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, प्रेशर लो होगा तब भी क्या होगा? मॉलिक्यूल दूर दूर बैठेंगे, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। यानी कि हेनरी लॉस कब कब वैलिड होते हैं? वैलिड व्हेन, अगला क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, वैलिड व्हेन इज एप्लीकेबल व्हेन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मीन्स गैसेस बिहेव आइडियली। इज इट ओके? जो आपकी गैस है वो कैसे बिहेव करती है? आइडियली बिहेव कर रही हो, आइडियल गैस कंडीशन लग रही हो। और अगली सेकंड चीज क्या आ जाती है? हाँ जी, व्हेन गैसेस डू नॉट अंडरगो रिएक्शन मतलब इधर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन लिक्विड, ठीक है जी। ना वो एसोसिएट कर रही हो ना डिसोसिएट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, क्या हेनरी लॉ HCl के लग जाएगा वाटर में? आप सोचो, HCl को वाटर, HCl गैस को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो क्या करती है? वाटर में डाला, H पॉजिटिव आयन बन गई, Cl नेगेटिव आयन बन गई, डिसोसिएशन हो गई। तो क्या हेनरी लॉ HCl गैस के लिए एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, ठीक है जी। ऐसे ही आपका क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या बना देती है? कार्बोनिक एसिड। होगा वैलिड? नहीं होगा। हेनरी लॉ इसके लिए वैलिड, ठीक है। यानी कि एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं आएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। भाई बात करते हैं यार। और एग्जांपल अमोनिया के लिए वैलिड होगा? जो आप डेली एग्जांपल्स ज्यादातर आप सुने ही होंगे, तो वो क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, क्या यहां पे वैलिड होगा? नहीं होगा। यानी कि कोई किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए जब आपकी आइडियल जब आप चाहते हो कि आपकी गैस जो है वो क्या ओबे करे? हेनरीज लॉ ओबे करे। क्यों भाई साहब? आप इक्वेशन देखो यार, हेनरीज लॉ की किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर। अगर एसोसिएशन हो गया या डिसोसिएशन हो गया, अंदर क्या हो जाएंगे? सल्यूट के जो अमाउंट है वही चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये चीज तो आपकी लगेगी नहीं, वैलिड नहीं आएगा आपका आंसर। एक पर्टिकुलर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता हो जो आपने सोची है, डिवाइड दिस बाय दिस, उसकी रेशियो हमेशा सेम नहीं आएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हेनरी लॉ वैलिड नहीं रहेगा। समझ लग गई? क्लियर हो गई? क्लियर हो गया बात कि ये जब एसोसिएशन हो डिसोसिएशन हो तब क्यों नहीं इस्तेमाल होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज कर जाएंगे, मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी चीजों की, ठीक है जी। ये चक्कर है। टोटल फिर हम लेके चल, हमको टोटल कंसंट्रेशन लेके चलनी पड़ती है। अगर हमारी के की वैल्यू एक्यूरेट कब आएगी? जब अकेले चीज की कंसंट्रेशन काउंट करें। बट हम जब एक्सप्रेशन लगाते हैं तो हमारे पास हमने सिर्फ क्या देखना, एक तरह के मोल्स। जब हम अपने वैसे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, अमोनिया कितना
अमोनिया कितना गैसियस स्टेट में था, अमोनिया कितना, देखो हम अगर KH निकालने की कोशिश करेंगे, हम बोलेंगे अमोनिया की कंसंट्रेशन गैस फेस में कितनी है और अमोनिया की कंसंट्रेशन लिक्विड फेस में कितनी है, यानी कि प्रेशर कितना है अमोनिया का बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया लिक्विड फेस। बट ऐसा नहीं होगा, हमारे पास ये स्पीसीज बनेंगे, हमने ये तो काउंट करी नहीं, इसलिए हमारा KH की वैल्यू ठीक नहीं आती, इसलिए हेनरी लॉ वैलिड नहीं रहता। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। स्पेशल केस है किसका, राउल्ट्स लॉ, ये बात क्लियर हो गई। अगली बात क्या आती है यहां पे, तो समझ में आ रहा ना भाई साहब, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट करके रखने हैं इनको। अगली बात क्या आ जाती है, हाँ जी, ये कब वैलिड होता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की वैलिडिटी के लिए एक चीज डाइल्यूट मान के चलना है हमने, सोल्यूशन क्या मान के चलना है, सोल्यूशन क्या, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है हमारे पास, मतलब सोल्यूट की अमाउंट इज वेरी लेस, सोल्यूट इज वेरी लेस। क्यों वेरी लेस, भाई साहब अभी बोल रहे हैं आइडियली बिहेव करे, अट्रैक्शन ना हो, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे गैसेस के आपस में इंटरेक्ट करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हेनरी लॉ कब है, डाइल्यूट सोल्यूशन की कंडीशन है, एक बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो। ठीक है जी, अभी मैं इसको याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इस पे भी ग्राफिकल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये बात ध्यान रखने वाली है, दिमाग में रखने वाली बात है। ठीक है, अगली बात क्या हमारे पास बन जाएगी, हाँ जी, तो ठीक है, अब हमारे पास एक चीज और, 2 मिनट ब्लैक बोर्ड जरा भर गया है, ग्राफ बना लेते हैं, क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है, एक राउल्ट्स हेनरी लॉस की इक्वेशन है, तो यहाँ पे एक चीज क्या देख सकते हैं, KH अगर आप इसको न्यूमेरिकल्स निकालने की कोशिश करो तो न्यूमेरिकल्स निकालने शुरू हो जाएंगे। आपके पास पार्शियल प्रेशर दिया हुआ किसका, उस गैस का, पर्टिकुलर गैस का, टोटल प्रेशर नहीं है ये बात ध्यान रखना। और ये मोल फ्रैक्शन कहाँ पे है, लिक्विड है, वेपर में नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है जी, कुछ भी निकालने को, तीनों इसमें से क्या है, 3 वेरिएबल, 3 चीजें हैं टोटल। ठीक है, हो सकता है आपको 3 वेरिएबल्स हैं, 2 कोई वेरिएबल पता हो, तीसरा वेरिएबल निकालने को बोलते। ठीक है जी, आप क्या देखोगे यहाँ पे, अगर प्रेशर के KH की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है जी, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, एक पर्टिकुलर गैस एक तरह के सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगी, दूसरी तरह के सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होगी, पोलर गैस जो होगी पोलर सॉल्वेंट बन जाएगी, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट बन जाएगी, ये बातें। ठीक है, अभी करते हैं, जैसे HCl ज्यादा सॉल्युबल होगा, वो HCl गैस वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, पर वहां पे लॉ नहीं लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है, वो सॉरी हाँ कंपेरेटिवली थोड़ा बहुत नेगेटिव, पोलर नहीं होती, नॉन पोलर ही होती है, 0 डाइपोल मोमेंट होता है, बट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ तो कर सकते हो ना यार, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, और अमोनिया फॉर एग्जांपल, अमोनिया वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स कर सकते हो। ठीक है, पता लग जाता है यार ये गैस ज्यादा सॉल्युबल है, देखने ऐसी। ठीक है, वाटर के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल्स। ठीक, नेचर ऑफ गैस के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड करेगी, KH की वैल्यू, वैल्यू ऑफ KH, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ KH किसके ऊपर डिपेंड करेगा जी, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट क्या लिए गए हैं इस एक्सप्रेशन में, एटमॉस्फेयर में है, बाहर में है, किस में है, देखने पड़ेंगे आप। ठीक है जी, तो ये चक्कर है। और हाँ, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी, जैसे अभी टेम्परेचर जनरली आपने देखा हुआ है, जैसे अभी बात करूंगा डिटेल में मैं, टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है KH के ऊपर, वो बात करते हैं। वैसे आपने पढ़ा भी, और छोटा सा आपने एग्जांपल देखी हुई है कि आप वो चाय बनाने लगते हो, पानी रखते हो गैस पे, उसमें गैसेस बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या करती है, डिक्रीज करती है। जनरली प्रोसेस जाने की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर इज जनरली एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, इसे टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखो सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसका अगर देखो PA बाय XA, टेम्परेचर बढ़ाओगे XA की वैल्यू क्या होएगी, कम होएगी इन सोल्यूशन, यानी कि सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर ये कम होगा तो KH की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, यानी कि KH हाई तो XA क्या होगा, लो होगा।
ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको दिया होगा कि भाई साहब केएच की वैल्यू कुछ गैसेस की ये दी हुई है, उनमें से ज्यादा सॉल्युबल कौन सी है, जिसकी सबसे हाई वैल्यू केएच की होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ये एक एमसीक्यू सीधा ही बन गया, केएच हाई सॉल्युबिलिटी लो। अभी ग्राफ पे तो बाद में आते हैं, ठीक है, सीधा ही क्वेश्चन था। ठीक, आगे और क्या बन जाता है भाई साहब, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज करती है। हर कुछ एग्जांपल्स हैं वहां पे, जैसे HCl गैस की बढ़ जाती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज करने से टेम्परेचर। मान लो और क्या हो सकता है, ऐसे करके दो ग्राफ बने हुए हैं भाई साहब, एक ऑक्सीजन का बना हुआ है, एक नाइट्रोजन का बना हुआ है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिखा गया है, ठीक है। एक मिनट ग्राफ जरा देख लूं किसके, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर, हाँ सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया गया, गैस है ऑक्सीजन, कौन सी ज्यादा सॉल्युबल है भाई। देखो ऊपर जो यहाँ पे वैल्यू सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगी, ये यहाँ पे कट करेगी, इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी, आगे हम क्या बात कर सकते हैं, देखो तो इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा सॉल्युबल है उसका केएच क्या होगा, कम, यानी कि केएच इज लेस देन केएच ऑक्सीजन लेस देन केएच नाइट्रोजन। ठीक है, सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगली बात जो हमारे पास आ जाती है, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा दिया मैंने गैसेस के ऊपर, जनरली टेम्परेचर के साथ क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है गैसेस की। ठीक है, अभी एक और ग्राफ बना लूं जरा, अगर हाँ जी, अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें बिटवीन द इक्विलिब्रियम, ये पार्शियल प्रेशर करता है जब इक्विलिब्रियम थी, इक्विलिब्रियम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड ऑफ द गैस, तो क्या स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है, स्लोप किसके बराबर होगी, केएच के हेनरी कांस्टेंट। ठीक है जी, बात खत्म। और उसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, हाँ जी, अभी कर रहा था टेम्परेचर के साथ क्या होता है, जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करती है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव effect of temperature on concentration of gas in solution, वो भी किससे दिया जाता है, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। वो क्या होती है, d log c by dt वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विद टेम्परेचर, डेल्टा h यहाँ पे RT स्क्वायर, डेल्टा h नॉट, यहाँ पे डेल्टा h में क्या आ जाएगी, सोल्यूशन, डेल्टा h सोल्यूशन, h नॉट सोल्यूशन when 1 mole of gas is dissolved। ठीक है जी, हीट रिलीज, हीट चेंज when 1 mole of gas is dissolved। अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे बिटवीन टू टेम्परेचर्स, इक्वेशन अल्टीमेटली log C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू, वो जो हम कर देते हैं डेल्टा H नॉट बाय R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ऐसा कुछ करके आपको इक्वेशन आ जाती, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन या जो हमने करी थी वेपर प्रेशर की वेरिएशन थी, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। वहां पे P2 P1 था, यहाँ पे C2 C1 है, बस कोई फर्क नहीं है, सेम इक्वेशन है। ग्राफ बना लो, स्ट्रेट लाइन, स्लोप सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है, वैसे ही तर्ज पे इसको ग्राफ बनाओ खुद से। ठीक है जी, ओके, एक टेम्परेचर पे आपको कंसंट्रेशन पता हो, दूसरे टेम्परेचर पे आप कंसंट्रेशन निकाल लोगे। ठीक है, अब हमारे पास और क्या आता है, क्वांटिटी इफेक्ट भी होगा टेम्परेचर का ऑन कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। नेक्स्ट थिंग, एक इंपॉर्टेंट बात थी, वो क्या है, एक ग्राफ बनाना है, तो पहले ग्राफ बना लेता हूं, फिर आपको कंटिन्यू कराता हूं। हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ आ गया। राउल्ट्स लॉ हमारे पास क्या बोलता है भाई साहब,
मान लो सोल्यूट के लिए लिख लेते हैं हम, पी की फॉर्म में लिखा, ए की फॉर्म में लिखा है, चलो ए की फॉर्म में लिखा। तो एच से पी ए नॉट सोल्यूट की फॉर्म में लिखो यार, वो ये सोल्यूट के लिए होती है ना, हेनरी लॉ सोल्यूट के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका पी बी हो गया, यहाँ पे आपका एक्स बी हो गया, और ये हो गया पी बी नॉट। ठीक है जी। तो ये है राउल्स लॉ सोल्यूट के लिए। मतलब जब एक्स बी 1 हो जाए तो पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी नॉट के। राउल्स लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कब आता है, जब सॉल्वेंट हाई कंसेंट्रेशन में इज इक्वल टू स्लोप सॉल्वेंट हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, मतलब आपका क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन हाई है और सॉल्वेंट हाई कंसेंट्रेशन स्लोप इज इक्वल टू पी बी नॉट। यहां पे जो स्लोप होगी वो पीबी नॉट होगी, जो कि राउल्स लॉ का कांस्टेंट है। सिमिलर इक्वेशन अगर आप किसके लिए अप्लाई करोगे, हेनरी लॉ के फॉर्म में लिखोगे तो ये भी यही होता है। बट मैंने आपको एक चीज बोल दी थी क्या, कि हेनरी लॉ कब वैलिड होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन। तब आपने स्लोप कहां से निकालनी, केएच कैसे निकालोगे, आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन आ जाएगा वो केएच निकालने के लिए ग्राफ से। ठीक है जी, आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी, जहां पे क्या है सोल्यूशन की सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत कम है। सोल्यूट जनरली बी होता है, सॉल्वेंट ए होता है। सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कहां कम है, यहां पे। तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करा, जहां कट कर दिया वो केएच की वैल्यू है, वो स्लोप आ गई, वो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी। हो सकता है ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए आपको, समझ लग गई है। क्योंकि पहले ही बोलता था वो किस लिए वैलिड है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। सोल्यूट कहां कम है, यहाँ पे। यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जहां वो कट कर गया वहां पे जो आपका वैल्यू आ गया वो केएच है। बात खत्म हो गया। ऐसे ग्राफ बने होंगे आपके पास। ठीक है, पीबी नॉट की वैल्यू जो होगी वो आपका राउल्स लॉ की वैल्यू होगी, राउल्स लॉ कांस्टेंट की वैल्यू होगी। या से पी ए नॉट, 2-3 बने हो सकते हैं ग्राफ। ठीक है, एक और ग्राफ फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉ कर देता हूं आपको, करना जरा। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल आपने मिक्सचर बनाया है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। ठीक है जी, उनके ऐसा ग्राफ दे दिया या ग्राफ दिया होगा, उनकी पार्शियल पेपर प्रेशर दिए होंगे, मोल फ्रैक्शन के ग्राफ बना लिए दोनों के लिए। ठीक है, ऐसा ग्राफ आ गया। ठीक है, यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका चेंज हो रहा है, क्लोरोफॉर्म का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे पी नॉट प्योर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म के लिए, इधर से जाएंगे यहाँ प्योर एसीटोन का, ये हो गया पी नॉट एसीटोन का। ठीक है जी, और ये तुम्हारा उनका क्या आ रहा है, ये क्या बोलते हैं, रियल सोल्यूशन आ गया। ये ऐसे कर्व, ये जो ये रियल, ये भी रियल। ठीक है, और ये आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से कर्व होनी चाहिए थी जो स्ट्रेट लाइन। तो आपने क्या निकालना है, जो राउल्स लॉ का जो आपका क्या रहेगा, राउल्स लॉ का आपका एसीटोन का जो स्लोप होगा वो ये पी नॉट एसीटोन हो जाएगा। राउल्स लॉ का जो आपका क्लोरोफॉर्म के लिए जो स्लोप होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म वाली कर्व के लिए। और अगर आपने हेनरी कांस्टेंट फाइंड करने हैं दोनों के लिए, तो आपको मैंने बोला हेनरी कांस्टेंट कहां से ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करो जहां पे कंसेंट्रेशन कम है, जहां पे इधर मीट कर जाए। ये केएच किसके लिए आ गया, CH Cl3 के लिए आ गया, क्योंकि टेंजेंट किसके ऊपर ड्रॉ किया, CH Cl3 के लिए। और यहाँ पे आपने या ये जो जहां पे वो सॉरी या उल्टा मारना था यार। ठीक है, इधर से 0 से शुरू करते, जहां पे कंसेंट्रेशन कम ये आ गया कि एसीटोन आ जाएगा। क्लियर है भाई साहब, ऐसे नोट करना है आपने। ठीक, ये बात क्लियर होगी आपको। ये आपका KH एसीटोन हो जाएगा, ये आपका CH होगा। हो सकता है आपको जे एडवांस में सीधा ही क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ग्राफ बना होगा, ऐसे कट के आप बोले कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बता दो उनके लिए। ठीक है, और बताओ कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा थी, जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। अब देखो, ये कभी कभी पीबी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे एम भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और एक चीज जो लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे एक बात खत्म करने के लिए, वो क्या थी, वो ये है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नोट।
इफ सॉल्यूट ओबेज हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। अगर सॉल्यूट हेनरी लॉ ओबे कर रहा है तो सॉल्वेंट विल ओबे व्हाट? राउल्स लॉ। ये होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है। बट इफ सॉल्वेंट ओबेज Raoult's law, it is not necessary that solute will obey Henry law, यानी कि वाइस वर्सा नहीं होता। हेनरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। क्यों भाई साहब? ठीक है, देखो आपको पता है जब सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाते हैं वो क्या बिहेव करना शुरू कर देते हैं? आइडियल बिहेव करना शुरू करते हैं, तो राउल्ट्स लॉ भी होना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर होगी? मैंने क्या बोला? हेनरी लॉ कब लगता है? जब सोल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट होता है। बात क्लियर होगी? अब अगर देखो भाई साहब, जब सोल्यूशन डाइल्यूट है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसके यानी सॉल्वेंट के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, लगे हुए। तो अब क्या जी, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट था तुमको ऐसे लगेगा सॉल्वेंट को कि मैं अपने जैसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में हूं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में बहुत चांसेस कम चांसेस होंगे उसके कांटेक्ट में आने में, एनवायरमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, उसको लगेगा मैं अपनी प्योर एनवायरमेंट में हूं। जबकि सॉल्यूट जो होगा वो अपने से डिफरेंट एनवायरमेंट में आ गया, उसकी अट्रैक्शन होने के चांसेस, कुछ इंट्रैक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूट अपने जैसे, सॉल्यूट क्या था? सॉल्यूट ऐसा होगा लाल 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 होगा, वो अपनी तरह नजर आए तुमको, ठीक है भाई, हाँ ठीक है ठीक है। बट यहां पे क्या हो रहा है? देखो सॉल्यूट के पास काले काले बॉल्स आ गए, उसकी एनवायरमेंट बदल गई है, अट्रैक्शन इंट्रैक्शन होने के चांसेस बन गए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर सॉल्वेंट आपका राउल्ट्स लॉ ओबे करे तो सॉल्यूट क्या ओबे करेगा? हेनरी लॉ। बट अगर सॉल्यूट हेनरी लॉ ओबे कर रहा है ना, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन बना हुआ बड़ा अच्छा, तो आपका सॉल्वेंट तो 100% श्योर है कि राउल्ट्स लॉ ओबे करेगा ही करेगा, ठीक है। समझ लगी ये पिक्चराइजेशन से बात? तो सोचो इसको, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट अपने जैसे मॉलिक्यूल के ज्यादा कांटेक्ट में, सॉल्यूट को लग रहा है नई इंट्रैक्शन शुरू हो सकती है, कुछ जैसे वो बोला आयनेशन एसोसिएशन या कुछ डिसोसिएशन, ऐसा कुछ होने के चांसेस हो सकते हैं। वो अपनी एनवायरमेंट में नहीं रहा, आइडियल, वो पहले आइडियली बिहेव करता था गैस। आइडियल गैस बिहेवियर क्या था कि बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन जीरो है, बट होने के चांसेस बन गए, तो यानी कि हेनरी लॉ से डेविएशन आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्लियर है जी? तो इसलिए अगर सॉल्वेंट राउल्ट्स लॉ ओबे कर रहा है, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट हेनरीज लॉ ओबे करे, ठीक है। बात क्लियर हो गई? मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चन हो गए। अब एप्लीकेशन पार्ट इसका हेनरीज लॉ का, एप्लीकेशन की एग्जांपल आपके पास क्या आ जाएगी? न्यूमेरिकल्स तो आप निकालोगे अब, ठीक है ना, इसके बेसिस पे। एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन मैं लिख दूं जरा, फिर मैं एक बार डिस्कस करता हूं रनिंग में, ठीक है। छोटी सी है, हाँ जी। लास्ट हमारा हेनरी लॉस का टॉपिक आ गया है, वो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। यहां पे क्या है जी? इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा वाटर बॉटल्स हो गई, ठीक है, जिसमें मैंने पहले एग्जांपल बताई थी, ठीक है ना। सबसे स्टार्टिंग में भी बोला था, आप क्या देखो, जब आपने कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, ठीक है, जब कोई भी एरिएटेड ड्रिंक खोलते हो, सोडा वाटर बॉटल खोलते हो, तो क्या होता है? जैसे ढक्कन खोलते हो तो वो क्या होता है? प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रेशर जैसे ही कम होता है, गैस क्या होती है? बाहर आ जाती है, ठीक है जी। वो जो जितनी भी उसके अंदर गैस डिजॉल्व थी, वो इट वॉज डिजॉल्व अंडर प्रेशर, ठीक है जी। जैसे गैस प्रेशर कम हुआ, उसकी सॉलिबिलिटी कम हो गई। यही हेनरी लॉ है, प्रेशर जितना उतनी सॉलिबिलिटी, ठीक है। क्लियर होगी? डीप सी डाइविंग, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यूज हो जाती हैं। इन फंक्शन ऑफ लंग्स, फंक्शन ऑफ लंग्स के अंदर भी आप देखो, फंक्शन ऑफ लंग्स के अंदर क्या होता है? अगर आपने देखा हो तो जो हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर हम एयर, वी इनहेल एयर, इनहेल वर्ड होता है, इनहेल एयर, इट गोज इन द लंग्स, और वहां पे क्या होता है? जो एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन का यानी कि ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा है, तो जो ब्लड लंग्स में होता है
उसके अंदर ऑक्सीजन की जाने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑक्सीजन अंदर चले जाती है ब्लड के अंदर, लंग्स में, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है लंग्स में, तो जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड के अंदर वो कहां पे आती है, लंग्स में आ जाती है। ब्लड में से कहां पे आ जाती है, लंग्स में। ऑक्सीजन कहां पे चले जाती है, इन लंग्स। ये बात नोट करने वाली, ऑक्सीजन प्रेशर हाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर लो, तो ऑक्सीजन गोज इन ब्लड, यही ना, सॉल्युबल हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। एट सेलुलर लेवल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। जब फूड बर्न होता है, जब बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ठीक है। एट सेलुलर लेवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर हाई, ऑक्सीजन प्रेशर लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर हाई होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर चली जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है। और ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में से कहां पे चली जाती है, ब्लड में से ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, कहां पे, सेल्स के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाती है, सेल से कहां पे चली जाती है, ब्लड के अंदर। ऐसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात आपको क्लियर होगी, फंक्शन ऑफ लंग्स। फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, देखो जब आपने पढ़ा किया भाई साहब, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर एयर लगा रही है सी के सरफेस के ऊपर, जैसे जैसे सी से ऊपर जाओगे एयर का कॉलम का हाइट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, रो जी एच, ये होता है फॉर्मूला, एम जी एच प्रेशर का, ठीक है। जैसे हाइट कम होगी प्रेशर कम होता जाएगा। अगर प्रेशर कम होता जाएगा तो इससे क्या होगा भाई साहब, जो गैसेस की अपने ब्लड में डिजोल्व होने की कैपेसिटी कम जाएगी, कम होती जाएगी। ऑक्सीजन की डिजोल्व होने की कैपेसिटी कम जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमारे को क्या होता है, माउंटेन सिकनेस, उसको वॉमिटिंग आती है, जब हम जाते हैं चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी, क्लियर है, ये चक्कर हो गया। अब लास्ट थिंग क्या आ जाती है, डीप सी डाइविंग। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं डिटेल्स के अंदर, ठीक, मिटा देता हूं। हाँ जी, ये जो बीमार एल्टीट्यूड पे चलाएंगे तुम, हाँ जी, ये जो माउंटेन सिकनेस होती है उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं एनॉक्सिया, ये क्या होती है, माउंटेन सिकनेस। जब आपको ऊपर जो हम हिल एरिया में चले जाते हैं, हमको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी लगती है अपने ब्लड के अंदर। क्यों लगती है, रीजन बता दिया, प्रेशर जो लगा रही होती है एयर, क्योंकि हाइट ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेस, सो प्रेशर डिक्रीज और सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेस, ठीक है जी। अब लास्ट इस डीप सी डाइविंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, उसमें थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स ज्यादा है हमको उसको। अब देखो, डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग जिसको बोलते हो, ठीक है। जितना सी से ऊपर के प्रेशर कम होगा, जितना सी के अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या करेंगी, इंक्रीज करेगी। बात सही है, ये बोलता है हेनरी लॉ, ठीक है। आप अब एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा, आपको पता है, मेजरली तो वही दो गैसेज हैं। आपकी ऑक्सीजन भी आपके ब्लड के अंदर चली जाएगी, नाइट्रोजन भी आपके ब्लड के अंदर चली जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ऑक्सीजन तो चलो आपकी कंज्यूम हो गई मेटाबॉलिज्म, पर नाइट्रोजन तो नहीं ना कंज्यूम हुई, नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं हुई। तो जैसे ही आप बाहर आओगे तो नाइट्रोजन करके आपके ब्रेन सेल को हिट करेगी, तो उससे क्या होगा, आपको बेंड्स आ जाएंगे, झटके से लगेंगे, ठीक है। बेंड्स और कन्वर्जेंस आनी शुरू हो जाएंगी, कन्वर्जेंस ड्यू टू नाइट्रोजन, इंक्रीज नाइट्रोजन इन योर ब्लड, ठीक है। इस चीज को टू अवॉइड दिस, जो सिलेंडर होते हैं, टू अवॉइड दिस सिलेंडर्स have gases in ratio cylinders have gases in ratio
नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन 32.1% और हीलियम 11.7%। ये हीलियम ऐड कर देते हैं टू डिक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, ताकि आपको ये झटके वगैरह, बेंड्स वगैरह, कन्वर्जेंस वगैरह ना लगे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हीलियम क्यों ऐड करते हैं स्कूबा डाइविंग वाले सिलेंडर्स के अंदर, जस्ट टू अवॉइड बेंड्स एंड कन्वर्जेंस। अब मेरे ख्याल से हमारा हेनरी लॉ तो पूरा डिटेल में हो गया, ठीक है। समझ लग गई है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वैलिड है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं गैसेस, मतलब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है। बाकी ग्राफिकल पार्ट हो गया, ठीक है। एंजॉय करो भाई, ओके।